यहां कह रहे हैं कि 10% जल दिया जाता है, लेकिन आखिर दूषित पानी कैसे मिल गया, सीवर का पानी कैसे पीने वाले पानी में मिला दिया गया और लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता उमा भारती ने भी अपनी ही पार्टी में इस्तीफे और प्रायश्चित की मांग भी की है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है जरा वो भी आपके सामने रख रहा हूं। उमा भारती यहां लिख रही हैं, नंबर 1, इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है हमारी चली नहीं। इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं। नंबर 2, जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर कैसे बैठे हुए बिसलरी का पानी क्यों पीते रहे, पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे। तीसरा नंबर, ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। इससे पहले भी मोहन यादव सरकार को घेरते हुए उमा भारती ने 2 लाख के मुआवजे पर लिखा था कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी है उन्हें अधिकतम सजा देनी होगी। ये उमा भारती इसी मसले पे लिख रही हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि इससे पहले कफ सिरप कांड में भी बीजेपी ने ऐसे ही मुआवजे का ऐलान कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार बुरी तरह फंस गई है और साथ ही मोदी का अब तक का चुप रहना भी बता रहा है कि उन्हें आम लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। वैसे मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे बीजेपी शासित राज्यों से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। आज ही उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल का एक बयान सामने आया है। वीडियो में एक अविवाहित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गिरधारी लाल कह रहे हैं कि लड़कियों की कोई कमी नहीं है और बिहार में तो 20-25 हजार रुपए में शादी के लिए लड़कियां मिल जाती हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं यहां गिरधारी लाल। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये गिरधारी लाल, पहले बता चुका हूं कि मंत्री हैं, नारी सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या, उनके पतिदेव हैं और बिहार में लड़कियां इनको 20-25 हजार रुपए में मिल जाती हैं शादी के लिए। सुनिए जरा पहले। तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे, हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी, चलिए मेरे साथ आपकी शादी कराएंगे, बिहार में तो लड़कियां मिल जाती हैं 20-25 हजार में। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस, आरजेडी जैसे और सीपीआई-एमएल जो वहां बिहार में, इन तमाम दलों के ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस वीडियो और इनकी आलोचना की है। वहीं बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से हमारे संवाददाता पंकज कुमार ने जब इस मसले पर बात की, इस मामले पर बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा ये सुन लेते हैं। अप्सरा हैं बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, जरा सुनिए क्या कह रही हैं। उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या के पति जिस तरह से बिहार की महिलाओं के बारे में बयान देते हैं और कहते हैं कि बिहार में महिलाएं 20 से 25 हजार में मिलती है, इसी विषय पे बात करने के लिए राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। मैडम, इस मामले को कैसे देखती हैं आप? जो बयान आता है उनका कि बिहार में महिलाएं 20 से 25 हजार में बिक जाती है, क्या बिहार की महिला 20 से 25 हजार में बिक जाती है? आप सोच सकते हैं कि वो किस सोच के हैं। ये आज का एक सामान्य आदमी जो चीज़ नहीं सोच सकता है, महिला सशक्तिकरण मंत्री के पति ऐसा सोच रहे हैं, तो उनका सोच जो है कि दिवालियापन लिए हुए है। और वो भी बिहार की महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा है, तो बिहार के मान प्रतिष्ठा को मैं बना रही हूँ। बिहार के मान प्रतिष्ठा का हनन नहीं होने दूंगी। बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है, पत्र जारी किया है और उनसे स्पष्टीकरण इस मामले में देने को कहा गया है। तो ये लगातार माननीय के यहाँ से ऐसा बयान आता है। वहीं आप यूपी के जो सिंगर थे उनका भी मामला आया था। लगातार ऐसे घटनाओं को आप कैसे देखती हैं मैम? देखिए, हमारे पास ऐसे समाज के जो कुछ लोग होते हैं, नेगेटिव विचारधारा के होते हैं, ऐसे तो आते ही रहेंगे और हमें ऐसी चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब दे करके एक जो है नया
आयाम लिखना है कि बिहार राज्य महिला आयोग सुन रहे थे बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अपना बयान देते हुए, अपनी बात रखते हुए यहाँ पर, और इस विषय पर बिहार CPI-ML की नेता दिव्या गौतम से भी जब हमारे संवाददाता ने इसी मसले पर बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा उसको भी सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बहुत कुछ है इस पिटारे में दोस्तों। जरा सुन लीजिए दिव्या गौतम को। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? बहुत ही शर्मनाक है पूरे देश भर की महिलाओं और साथ में सबसे ज़्यादा कि बिहार की महिलाओं के लिए ये बहुत ही शर्मनाक है कि ऐसे लोग जो भाजपाई लोग जो हैं वो महिलाओं को क्या समझते हैं। उनको क्या लगता है कि बिहार की महिलाएं 20-25 हज़ार रुपए में बिकती हैं। यही महिलाएं इनको सत्ता में लेकर के आई, आज उनकी ही अस्मिता पे, उनकी ही डिग्निटी पे ये जो हैं छीटा कसी कर रहे हैं। कल हम लोग सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस मनाने वाले हैं। यही मनुवादी लोग उस समय में भी जब वो पढ़ाने के लिए महिलाओं को जाती थी तो उनके कैरेक्टर को उनके ऊपर गोबर फेंकने का काम करती थी। वही मनुवादी लोग आज भी जो महिलाओं। आप सुन रहे थे यहाँ दिव्या गौतम का दूसरा परिचय आप जानते हैं कि ये सुशांत सिंह राजपूत की कजिन सिस्टर हैं और इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, CPI-ML की नेता हैं। और अब इस मसले पर गिरधारी लाल, जिनका बयान आपने ये जो देख रहे हैं तस्वीर, इनकी सफाई भी आई है कि उनके बयान को विरोधियों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, फिर भी वो खेद प्रकट करते हैं। लेकिन इससे उत्तराखंड के साथ साथ बिहार में भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। उत्तराखंड में पहले से अंकिता भंडारी केस में बीजेपी फंस चुकी है, जनता उसके खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। रोज शाम को वहां कैंडल मार्च हम लोग देखते हैं। और इधर छत्तीसगढ़ अगर चलें, ये उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, अंकिता भंडारी, और फिर अगर आप उत्तर प्रदेश आते हैं तो उन्नाव की घटना और उसमें सेंगर की बातें अभी आप देख ही रहे थे। इधर छत्तीसगढ़ में भी एक भयानक खबर सामने आई है वहां से कि 27 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कोयला खनन के विरोध में सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए और नाराज भीड़ ने वाहनों में आग लगा दी, पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पत्थर फेंके और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। चूंकि पुलिस की संख्या कम थी और उन्हें पीछे हटना पड़ा, और इस बीच एक महिला कांस्टेबल को अकेला देखकर कुछ पुरुषों ने उसे घेर कर उसके कपड़े फाड़े, जबकि वो अपील करती रहीं कि वो केवल अपनी ड्यूटी कर रही हैं। वो पुलिस कर्मी रोते हुए बोलती रही कि भाई मुझे छोड़ दो, मैंने किसी को नहीं मारा। इस दिल दहलाने वाली घटना का वीडियो भी सामने आया, जिस पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने इंस्टाग्राम पर धुंधला वीडियो कर अपलोड किया इस वीडियो को, और कैप्शन में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुरुषों द्वारा एक महिला कांस्टेबल के साथ दुर्व्यवहार करने और उसके कपड़े फाड़ने का वीडियो दिल दहला देने वाला है। जब महिला पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आम नागरिकों का क्या होगा? यह स्पष्ट है कि महिला सुरक्षा के मोर्चे पर 2 इंजन वाली भाजपा सरकार पूरी तरह विफल रही है। तो यह साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि मोदी जिसे सुशासन कहते हैं या डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, वैसा जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि आम लोगों की तकलीफें बढ़ती ही जा रही हैं। ध्यान भटकाने के लिए ईवीएम पर लोगों का भरोसा जैसी खबरें लाई गई तो उसकी भी पोल अब कांग्रेस ने खोल दी है। दरअसल डेक्कन हेराल्ड अखबार है, आप जानते हैं दक्षिण भारत का, डेक्कन हेराल्ड की लीड स्टोरी में ईवीएम पर लोगों से भरोसा कैसे बढ़ा है या ईवीएम पर लोगों के भरोसे के बारे में जो लिखा गया है, उस लीड स्टोरी को लेकर खूब आज अलग अलग खबरें प्रसारित की गई, और खासकर कर्नाटक में स्टोरी ये देखिए यहां, मोस्ट सिटीजन्स ट्रस्ट पोल्स एंड ईवीएम्स शोज सर्वे, ये बात वहां की कही गई है कर्नाटक की, ये है डेक्कन हेराल्ड की। इस स्टोरी को एक सर्वे के आधार पर बनाया गया है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नेता प्रवक्ता, उन्होंने इस सर्वे की पोल खोलकर बता दिया है कि चुनाव आयोग से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक यानी पीएमओ तक कितने फ्रॉड से भरे हुए हैं। आइए जरा सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को। हेडलाइन आई कि ईवीएम और चुनाव पर लोगों का भरोसा है, लेकिन हेडलाइन के अंदर की खबर दबा दी गई। यह सर्वे चुनाव आयोग ने एक एनजीओ के माध्यम से कराया। एनजीओ का नाम ग्राम है, उसके संस्थापक बाला सुब्रमण्यम है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं। 2024 में उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक चाटुकारिता भरी किताब भी लिख ली थी। तो ऐसा व्यक्ति क्या सर्वे कराएगा, आप मुझे बताइए। मई 2025 के सर्वे का हवाला दे रहे हैं। अगस्त 2025 में पहली बार राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया, सबको पता था राहुल गांधी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उस बीच ये सर्वे कराया गया।
तो सर्वे कराने वाली एजेंसी खुद कॉम्प्रोमाइज है। सर्वे कराया गया एक ऐसे एनजीओ से जिसके संस्थापक नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं, नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता पर किताबें लिखते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या सर्वे कराएगा? आप देश के देहात और कोने कोने में पहुंच जाइए, हर व्यक्ति ईवीएम पर, हर व्यक्ति चुनाव प्रणाली पर, हर व्यक्ति एसआईआर पर सवाल उठा रहा है। आप ये सोचिए कि कितने फ्रॉड भरे पड़े हैं चुनाव आयोग से लेकर सरकार के अंदर बैठे लोगों तक। एनजीओ जिससे कराया जा रहा है वो सरकार की चाटुकारिता कर रही है, वो मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं और उनसे सर्वे कराया जा रहा है, तो वो क्या नतीजा देंगे ये बच्चा बच्चा देश का जानता है। लेकिन जिस व्यापक स्तर पर, जिस बड़े लेवल पर यह फ्रॉड खेला जा रहा है, तो बड़े लेवल पर जो फ्रॉड खेला जा रहा है, उस फ्रॉड का यहां उसकी पोल खोल कर रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। ये डेक्कन हेराल्ड की खबर है। ये साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है वो बेबुनियाद नहीं है और इसीलिए ऐसे सर्वेज और ऐसी स्टोरीज पेश करने पड़ रहे हैं सरकार को, वरना पहले तो ऐसी जरूरत कभी नहीं पड़ती थी। अब बंगाल में भी एसआईआर और चुनाव आयोग की मनमानी के खिलाफ टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ये काम कर ही रहे हैं। बीजेपी जितनी रणनीतियां बना रही है उसके अपने कुशासन से वो सारे दांव फेल हो रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, वायरल वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये देखिए, पुलिस जो है वो मशीन से नागरिकता जांच रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, और ज्यादा दूर नहीं, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद की यह तस्वीर है और यहां पर बिहार से आए हुए ये लोग हैं, बिहार के रहने वाले, लेकिन जब आते हैं इनके मोहल्ले में, इस गांव में, तो यहां पर मशीन लगाकर जरा इनके बीच की बातचीत सुन लीजिए। इससे आपको हंसी भी आएगी और तकलीफ भी होगी और तरस भी आपको आएगा सरकार के ऊपर। सुनिए, देखिए। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, झूठ मोल। मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ, तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश कहाँ से? मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, जोकीहाट, अररिया जिला। अररिया कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अब मुझे तो नहीं पता दोस्तों कि ये मशीन कौन सी आ गई है जिसको आपके बॉडी पे टच करते ही पता चल जाता है कि आप बांग्लादेश से आए हैं, कि आप हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं। लेकिन इन साहब लोगों के पास, बड़े लोग हैं, कानून के रखवाले हैं, इनके पास वो मशीन है और इसका इन्वेंशन हो चुका है हमारे देश में, ये पता नहीं था। पता करना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण है, हंसी आती है लेकिन तकलीफ है कि आखिर ये डबल इंजन की सरकार वाले उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है। तो आइए दोस्तों, कुशासन की बात कर रहा हूं और आप लोगों ने देखा अलग अलग राज्यों, जिसमें इंदौर यानी मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, उत्तराखंड में क्या चल रहा है, उत्तराखंड के बाद बिहार, वहां भी डबल इंजन की सरकार, और उत्तराखंड से बिहार तक क्यों हलचल मची हुई है। इन सब के बीच आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, पश्चिम बंगाल कैसे एसआईआर और तमाम मसलों पे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हुआ, लिंचिंग करने की कोशिश हुई वहां एक महिला कांस्टेबल की, और वहां भी छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार है। और इसके साथ साथ आप दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं अगर तो दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या कुछ चल रहा है उसकी पोल खोल रही थी यहां सुप्रिया श्रीनेत। आज चर्चा करेंगे कि क्या अब बीजेपी की पोल खुलना शुरू हो चुका है, विपक्ष ने जमकर कैसे घेरा है यहां पर बीजेपी को, और बीजेपी के कुशासन की कैसे खुल रही है पोल, इस पे आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, अमलेंदु जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। पहले डॉक्टर साहब आपके पास ही आना चाहता हूं, इंदौर से शुरुआत करते हैं। आप चूंकि वहीं आसपास में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, तो आपसे बेहतर और कौन बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है। दूसरी बात कि तमाम तस्वीरों को आप लोगों के सामने रख चुका हूं और इन सब के बीच अब तो वो मशीन भी आ गई है जिससे नागरिकता जांची जाती है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, घुसपैठिए तुरंत मिल जाएंगे। अब कागज वागज भरने की जरूरत नहीं है, एनरोमेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अब मशीन टच करेंगे और बस आप इंडियन हो, आप इंडिया के बांग्लादेशी हो, बस काम तमाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो नोबेल शांति समिति है, नोबेल पुरस्कार समिति है, उसे इन एसएचओ साहब की इस कतरन को, इस वीडियो को भेज देना चाहिए
ताकि सन 2026 में जब विज्ञान के नोबेल पुरस्कार पर विचार करने बैठे तो नोबेल समिति को कोई ज्यादा समय जाया न करना पड़े। एक अद्भुत आविष्कार दरोगी जी ने कर दिया है। लेकिन ताजा खबर यह है कि इन दरोगी जी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जवाब तलब कर दिया है। जी, कायदे से तो इनकी वर्दी उतर जाना चाहिए। कानून के राज में किसी को भी, खासतौर से जिसके पास सरकारी जिम्मेदारी है, वर्दी पहने हुए है, जिसकी जिम्मेदारी है कानून की हिफाजत करनी, उसे किसी भी नागरिक, किसी भी व्यक्ति का इस तरह अपमान करने का अधिकार नहीं है कि वो एक मोबाइल या कुछ भी उसके पीठ में लगाए और कहते कि आपको बांग्लादेश। तो कायदे से इन दरोगा जी को सीखचों के पीछे भी होना चाहिए, वर्दी उतर जानी चाहिए। मध्य प्रदेश पर लौटते हैं डॉक्टर साहब। मध्य प्रदेश इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा का सबब बना हुआ है। इंदौर शहर 8 साल से लगातार सबसे स्वच्छ शहर का तमगा गले में लटकाकर घूम रहा था, लेकिन जब भीतर झांक के देखा तो मालूम हुआ कि इंदौर भीतर से न केवल नागरिक सुविधाओं में बजा रहा है, बल्कि इंदौर की धमनियों में नफरत का जहर भी बहुत तेजी से भरा जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा है। यहाँ जिस तरह से एक खास विचारधारा के लोग नफरत बांटते हैं वो भी अब छुपी हुई बात नहीं। और नागरिक सुविधाओं का क्या हाल है, भागीरथपुरा ने बता दिया कि वहां के लोग पानी नहीं जहर पी रहे थे। टक्सा प्रशासन ने 80 सैंपल लिए पानी के और कुछ पीड़ितों के, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में उन्हें भेजा गया। जो रिपोर्ट आई है वो ये साबित करती है कि जो वाक्य हमने बोला है, पानी नहीं जहर पी रहे थे, सचमुच में इंदौर के नागरिक जहर ही पी रहे थे। उसमें जिस तरह के खतरनाक बैक्टीरिया मिले हैं पानी में, उनके नाम थोड़े से कठिन है और चूंकि विज्ञान के, रसायन विज्ञान के शब्द हैं, फिर भी हम संक्षेप में उनको दोहरा देते हैं। उसमें फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, ई कोलाई, स्यूडोमोनास, विब्रियो स्पीसीज, सिट्रोबैक्टर स्पीसीज, प्रोटोजोआ, इस तरह के खतरनाक बैक्टीरिया मिले जो इंसान की जिंदगी को लील जाने के लिए पर्याप्त। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वे सब इस वक्त पल्ला झाड़। महापौर पुष्यमित्र भार्गव बाकायदा बयान जारी करके कहते हैं, उनका आज अखबारों में बयान छपा है, प्रशासन उनकी सुनता नहीं। तो भाई आप महापौर बने क्यों बैठे थे? इंदौर का एक प्रतिष्ठित अखबार है प्रजातंत्र, उसके संपादक हेमंत शर्मा ने संपादकीय लिखकर कहा है कि भाई अगर आपकी कोई नहीं सुनता था तो कुर्सी पर क्यों चिपके हुए थे? सिर्फ गाड़ी घोड़ा बंगले के लिए आप महापौर बने क्यों बैठे थे? इस्तीफा दे दीजिए। और उसी बात को आगे बढ़ाकर उमा भारती ने ट्वीट कर दिया। उमा भारती का ट्वीट भी हम अपने दर्शकों को अगर सुना दें, अगले चरण में सुना देंगे। उन्होंने साफ कहा है कि महापौर से लेकर मुख्यमंत्री तक, ये ट्वीट है उनका। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपकी लोग नहीं सुन रहे थे, आपकी नहीं चल रही थी, तो कुर्सी पर बैठकर बिस्लरी क्यों पी रहे थे आप? जी, शुरुआत में मैं ये सब रखा हूं और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये है दूसरे नंबर पे कि जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? सवाल है इनका। और ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता या कोई प्रायश्चित या दंड, इसका सिर्फ और सिर्फ प्रायश्चित होता है या दंड होता है? या दंड, बिल्कुल। देखिए, इसको भी राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत है। उमा भारती यूं ही नहीं कूद गई इस विवाद। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जो खींचतान चल रही है मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उसका अगला चरण है। कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन अब वे घंटा बजा रहे हैं। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो पुलिस प्रतीकात्मक रूप से घंटे तक को जब्त करके दौड़ती देखी गई। ये लड़ाई आगे जाने वाली है, लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई, प्रशासन और नेताओं की लड़ाई में
नेताओं और नेताओं की लड़ाई में इंदौर की जनता पिस रही है। 14 बेकसूर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हजारों लोग अब भी अस्पताल में हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन अधिकारियों को इस बदहाली की जानकारी थी। नगर निगम के सारे अमले को, महापौर को, विधायक को सब पता था कि भागीरथपुरा में दूषित पेयजल आ रहा। 2025 में 266 शिकायतें दर्ज हुई थी। जिन अनुराग वारी ने सवाल पूछा था, हमारे साथी पत्रकार, जिनको बेहद बदतमीजी से कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया था, ये वीडियो पूरी दुनिया देख चुकी। उन्होंने आज इस बात का खुलासा किया है कि 266 शिकायतें आई थी और जहां भागीरथपुरा है उसकी भी शिकायतें उसमें शामिल थी। कुछ शिकायतों को वैसे ही निपटा दिया गया, कुछ को नस्तीबद्ध कर दिया। टेंडर आए हुए महीनों हो गए थे। महापौर कह रहा है टेंडर आ गए थे, अधिकारियों ने नहीं खोले। तो आप महापौर बने क्यों बैठे थे? अब ये मांग यहां तक पहुंच गई है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग उठ रही जी। शीतू पटवारी ने कहा है कि जितने लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग चल रही, लेकिन आज की तारीख में मुख्यमंत्री ने कुछ अधिकारियों के तबादले करके, कुछ लोगों को इधर से उधर करके फिलहाल इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह कायम रहेगा कि सचमुच में जिन लोगों की जान गई है, 5 महीने का अबोध बालक अव्यान आंखें खोलने से पहले ये जहरीला पानी पीकर इस दुनिया से चला गया, इन सब लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी कैसे तय होगी? उमा भारती जो कह रही है प्रायश्चित या दंड, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रायश्चित ये नहीं हो सकता कि नगर निगम का कमिश्नर कल उपवास पर बैठ जाए कि साहब मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, या महापौर कहे कि साहब मैं तो शाम तक पानी नहीं पीऊंगा। दंड मिलना चाहिए। ये सारे लोग सजा के हकदार हैं और अगर इस बार भी सजा नहीं मिली तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी लापरवाह है। लोगों की जान, जिंदगी से, उनकी सेहत से उसे कोई लेना देना नहीं। और जैसा कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा भी है, हम फिर दोहरा देते हैं, इंदौर ही वो महानगर है जहां चूहों के कुतरने से नवजात दुधमुहे बच्चे अभी पिछले साल जान गंवा चुके। अब सिरप पीकर छिंदवाड़ा में 23 बच्चों की मौत हो चुकी। लेकिन ये मध्य प्रदेश तो सबसे अजब है, यहां पर इतनी सारी मौतों के बावजूद जनता भी नहीं चेती। इसी इंदौर शहर में बीजेपी को सिर पर बिठाए हुए है जनता। सारे पद, महापौर, पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सब सिर पर बिठा रखे हैं। इसके बावजूद जहर पीकर जान गंवानी पड़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंदौर का जिक्र जितनी बार करें वो कम है। इंदौर में एक घटना ऐसी घटती है जिसमें 15 लोगों की जान जाती है, उसके नाम पता सब कुछ छापा जाता है अखबारों में, लेकिन आज कोर्ट में जब पेश होती है सरकार तो कहती है कि मात्र 4 लोग मरे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी असंवेदनशील, संवेदनाएं मर गई हों, इस ढंग से दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ऐसा ही है, 4 लोग। जी सर, ये मृतकों की तस्वीरें हमारे दर्शक देख लें जी, यहां से यहां तक। जी, ये देश का एक बड़ा अखबार छाप रहा है पूरी जिम्मेदारी के साथ। इतने लोग मारे गए हैं, उनके नाम, पते, ठिकाने, पिता का नाम सब, और प्रशासन कह रहा है ये सर पहली बार नहीं हो रहा। कुंभ में लोग मारे गए, मुख्यमंत्री वहां का, उत्तर प्रदेश का, यही स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि लोग मरे हैं भगदड़ में। तो भला हो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का, जिन्होंने ट्वीट कर दिया, पहले ही ट्वीट कर दिया था वो। पहले ट्वीट नहीं करते तो शायद, हाँ, तो ये मानते ही नहीं योगी आदित्यनाथ। तो यही मध्य प्रदेश में हो रहा है। कितनी मौतें हुई हैं, इसकी संख्या छुपाने की कवायद शुरू हो गई। ये बेहद असंवेदनशील सरकार है। इसे लोगों की जान से, उनकी सेहत से, उनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं। जी जी बिल्कुल।
प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, अलग अलग राज्यों में डबल इंजन की सरकार, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह परिस्थितियां कमोबेश वही दिखाई देती है। एक्सपोज हो रही है बीजेपी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी आप 15 की जगह 4 लोग बताएंगे? राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा है। फिर उमा भारती, उन्हीं की पार्टी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, वो भी कह रही हैं कि आप बिस्लरी पीकर बैठे हुए थे, अगर आपको इतना ही था तो आप पद छोड़ देते। इसका एक ही उपाय है कि या तो आप प्रायश्चित कीजिए या आप दंड के हकदार हैं। प्रेम कुमार जी। जी देखिए राजीव जी, ये जो घटना घटी है इसमें मरने वाले ज्यादातर हिंदू हैं, मरे हैं। और इस घटना की शुरुआत अगर आप देखें तो 15 अक्टूबर को भागीरथपुरा के मंदिर के परिसर में जो कुआं है वहां सीवर का पानी मिला हुआ आया और इसकी शिकायत हुई थी 15 को। आ तो रहा होगा, पहले से शिकायत हुई थी और उसी सीवर का पानी यानी टट्टी में मिला हुआ पानी वो मंदिर में चढ़ाया जा रहा था। मंदिर परिसर की बात कह रहा हूं। तो ये बात भी अब सामने आ रही है, भाई मंदिर में भी टट्टी वाला पानी चढ़ा रहे थे और मरने वाला व्यक्ति भी हिंदू है और हिंदू का झंडा बरदार उसका महापौर है, उसका पार्षद है, उसका एमएलए है, उसका एमपी है, उसकी सरकार है और उसकी केंद्र में सरकार है। इसके बावजूद संवेदनहीनता का ये आलम है कि ये फोकट का सवाल है, ये सवाल ही फोकट का है, ये है संवेदनहीनता का आलम। उसके बाद वो घंटा और ये और वो दो सब लोग आप बता ही चुके हैं। तो ये जो परिस्थिति बनी है वास्तव में पूरी पोल सरकार की नहीं, नेताओं की, प्रशासन की, और इसकी जो वजह होती है, जो वजह अराजकता में है, लूट खसोट में है और नफरत की राजनीति में है, ये सारी वजह का ये एक तरह से नतीजा है कि आप वोट लेते समय नफरत की सियासत करके वोट ले लेते हैं और भ्रष्टाचार करते समय टेंडर बोलते हैं, जब घटना घट जाती है भ्रष्टाचार होने देते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें शामिल हैं इंदौर की घटना में। और जरा सोचिए, जो शहर 8 बार स्वच्छता में नंबर 1 है वहां ये आलम है, तो पूरे देश का क्या आलम होगा? जब लोग मरेंगे तभी हम जानेंगे। बात तो यही है ना, मरे हैं लोग तब हम जान रहे। यहाँ केसेस तो लगातार आ रहे थे भाई, अक्टूबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक लगातार केस आ रहे थे कि और सब शिकायतें कर रहे थे और उन शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं था। और आप जैसे जरूर लोग कह रहे हैं कि ये जहर, पानी नहीं जहर बट रहा है, राहुल गांधी जी ने भी कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जहर अगर एक व्यक्ति को पोटेशियम साइनाइड दे दे या जहर बोला जाए कि लेके मरना है और दूसरी तरफ ये टट्टी वाला पानी पी के मरना है, तो आदमी साइनाइड खा के मरना चाहेगा, टट्टी वाला पानी पी के नहीं मरना चाहेगा। कहने का मतलब जहर से ज्यादा खतरनाक है ये टट्टी वाला पानी, क्योंकि इसमें घिन भी आती है, इसमें एक और चीज आता है जो आप सोच सकते हैं कि भाई मल मूत्र की चीजें अगर पीने और खाने को दिया जा रहा है तो ये जहर से भी खतरनाक है। तो इसलिए हम ये पॉइंट हम जानबूझ के लाना चाहते हैं कि जहर ही मत बोलिए, ये उससे ज्यादा खतरनाक चीजें लोगों को पिलाई जा रही। अब इतने सारे लोग मरे, लगभग हजारों 3000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जो खबर आ रही है उसमें भले बोला जा रहा है 200-150, लेकिन 3000 से ज्यादा लोग बीमार हैं। उसमें भर्ती की संख्या थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है। तो आप समझिए कि एक शहर में 3000 से ज्यादा लोग बीमार हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति मरा है और बाकी जिंदा है, तो क्या वो खराब पानी नहीं पी रहे थे? यानी पूरा का पूरा शहर इसमें शामिल है। और कहाँ गई वो जल मिशन वाली योजना, कहाँ गया वो नगर निगम का प्रबंधन? भाई कुछ है ही नहीं, व्यवस्था ही कोलैप्स है।
और ये इंदौर ने आंखें खोलने का काम किया है। ये अब टेंडर की बात हमने खबर में पढ़ी, 31 दिसंबर को टेंडर पास हो गया जिसके बारे में कहा जा रहा था कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपको क्या आपदा का इंतजार रहता है? आपदा हो तब आप टेंडर पास करेंगे, और उससे पहले टेंडर का क्या हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था? टेंडर क्या चीज होता है भाई? आप टेंडर नहीं पास हो रहा, पानी नहीं दे पा रहे तो इमीडिएटली पानी टैंकर की व्यवस्था करिए कि उसको छोड़ दीजिएगा टट्टी वाला पानी पीने के पूरी पब्लिक को। ये जो है ये इसके बारे में ऐसे उमा भारती बोल रही हैं। उमा भारती जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है आज की बीजेपी में? भाई वरिष्ठ भी है, मुख्यमंत्री भी है, महिला भी है, संवेदनशीलता भी है, तमाम चीजें। उन्होंने इस बात को जो उठाया, या तो प्रायश्चित करो या दंड होना चाहिए। दंड कौन देगा, किसको देगा? या तो नीचे से ऊपर तक कुआं में भांग पड़ा है, कुआं में ही भांग है, तो किसको कौन दंड दे रहा? नरेंद्र मोदी जी की जुबान ही नहीं खुलती भाई। वोट लेने समय तो तुरंत आ जाते हैं और तमाम तरह की बातें करते हैं कि भाई कोई भैंस खोल ले जाएगा तो वोट दे दो, तो कोई मंगलसूत्र खोल ले जाएगा तो वोट दे दो, लेकिन जब जान ले लिया, लेकिन आपकी जुबान नहीं खुल रही है। जान आपने ले ली है और आपकी जुबान नहीं खुल रही है। आपकी सरकार ने, आपके पार्षद ने, आपके एमएलए ने, आपके एमपी ने, आपके मंत्री ने, आपकी सरकार ने, आप स्वयं इस इंदौर के लोगों की जान लिए और आप चुप हैं, खामोश हैं। और हम बाकी जो मुद्दे आपने उठाए, वो सारे मुद्दों को अगर हम संक्षेप में बोले तो वो ये है कि प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर रहे हैं, इसके खिलाफ जनता छत्तीसगढ़ में खड़ी हुई है। आप महिलाओं के साथ में क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अपराधियों का नेक्सस कितना है, हेट कितना बढ़ गया है, ये सारी चीजें आपको उत्तराखंड में दिखते हैं। जब आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों बच्चे की हत्या करते हैं या अंकिता भंडारी केस आता है, आप उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पूरे देश में हेट फैलाया गया, प्रशासन में देखता है कि वो अपने हिंदुस्तान के लोगों को बांग्लादेशी बोल करके टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये हेट जो है डिफरेंट टाइप्स का, वो हेट सोशल भी है, वो हेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, वो हेट रीजनल भी है, हर किस्म का हेट जो है इन घटनाओं में नजर आ रहा है। लेकिन एक बात जो अच्छी है वो ये है कि इस हेट के खिलाफ अब लोग बोलने लगे हैं। मैं देख रहा हूं राजीव जी, मैं आज एक गोदी मीडिया के चैनल में बैठा था, तो उसमें आज इंदौर के इशू पर खूब बात हो रही थी। भाई इंदौर में ऐसा हो गया, इंदौर में वैसा हो गया। तो लेकिन एक चालाकी देखिए, चालाकी क्या होती है कि इंदौर में सिस्टम फेल कर गया है। एक बार भी नहीं बोलते कि बीजेपी फेल कर गई है, एक बार भी नहीं बोलते कि बीजेपी की ये डबल नहीं 4 इंजन वाली सरकार फेल कर गई, बोलते सिस्टम फेल कर गया है। अरे ये सिस्टम बोल के शर्मा क्यों रहे हो? बीजेपी का नाम लो, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लो, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आना चाहिए उसमें। भाई जैसे कोई वक्ता बोल दिया भाई बीजेपी के नेता को इस्तीफा देना चाहिए, तो वो तुरंत बोलने लगेंगे पिछली सरकार में भी ऐसा होता था। अरे पिछली सरकार में होता था तो इस सरकार में तुम इस्तीफा नहीं मांगोगे क्या? इस्तीफा तो पिछली सरकार में दिए जाते थे। तो आज मीडिया बोल रहा है, चूंकि जनता अब बोलने लगी है तो मीडिया को जनता की तरफ से बोलना पड़ रहा है, उस मीडिया को जो गोदी। लेकिन वो उसने एक शब्द इजाद किया है ऐसे मौके के लिए, सिस्टम बोलो। बीजेपी को मत चोट करो, नरेंद्र मोदी को चोट मत करो। ये भी गोदी मीडिया का एक नया चेहरा सामने आ रहा है। मगर एक बात सच है, वो ये कि जनता हर जगह सड़क पर है। मैंने उत्तराखंड में इतनी लगातार जो हर रोज आज प्रदर्शन हुआ, इससे भी बड़ा प्रदर्शन कल होगा, इस तरह से जो घटनाएं घट रही हैं, ये हमने सीरीज आज तक नहीं देखी थी, या समझिए लंबे समय बाद देख रही। पूरे उत्तराखंड में, मैं एक शहर की बात नहीं कर रहा, पूरे उत्तराखंड में जुलूस प्रदर्शन हो रहे हैं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, या फिर दूसरी जो घटना घटी नॉर्थ ईस्ट के बच्चे के साथ, उसके लिए भी प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके लिए तो त्रिपुरा में प्रदर्शन हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग भूल गए कि नया साल आना है, 31 दिसंबर है, 1 जनवरी है, सब कुछ भूल करके सड़क पर आए हैं। ये बता रहा है कि देश बदल रहा है, देश अब इन चीजों को, इनके कुशासन को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, और जनता अब उबलने लगी है। राजीव जी, उबलने लगी है।
जी, जनता उबल रही है, यह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, बहुत ही हास्यास्पद है सिटीजनशिप नापने वाली मशीन, और उससे भी ज्यादा दुखद है उधर इंदौर की घटना, और उससे भी ज्यादा दुखद है कि बिहार की महिलाएं 20-25 हजार रुपए में मिल जाती हैं, और उससे भी दुखद है कि छत्तीसगढ़ में महिला कांस्टेबल के ऊपर हमला होता है। जो लोग वहां कोयला उद्योग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो जायज़ कर रहे थे, बिल्कुल जायज़ मांग थी उनकी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुलिस के ऊपर हमला करना और उस कांस्टेबल के ऊपर हाथ जोड़ रही है कि भाई मुझे छोड़ दो, और उसके बाद भी वहाँ छोड़ा नहीं गया। किसके लोग थे, कौन गुंडे हैं, किसकी सरकार है? ये डबल इंजन की सरकारों वाले राज्य की बात मैं कर रहा हूं सुनील शुक्ला जी, और वो स्थिति आप देख लीजिए, हर जगह वैसे ही तस्वीरें हैं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सुनील शुक्ला जी, कैसे देखा जाए इस मसले को? वो मशीन आपके पास अगर आ जाए तो मेरे पास भी भिजवाइएगा, फिर हम लोग थोड़ा सिटीजनशिप में मदद करें सरकार की। धन्यवाद राजीव जी। यह मशीन तो पुलिस के पास बहुत पहले से है। वो जो चीज चाहे आपकी जेब में दिखा दे, आपके घर में दिखा दे, जो चाहे। आप सोचिए कि उमर खालिद अगर पिछले कई सालों से जेल में है तो कौन सी मशीन है? अगर अमिताभ ठाकुर 5 साल पुराने मामले में, 25 साल पुराने मामले में जेल अरेस्ट करके भेज दिए जाते हैं जेल, तो कौन सी मशीन उनके पास है? गिरफ्तारियों के बाद कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं होता, सर में जमानत की मांग का पुरजोर विरोध किया जाता है, सब मशीन इनके पास है। जिसके आप सोचिए कि भीमा कोरे गांव के जो लोग पकड़े गए थे 2018 में, उनके पास क्या क्या नहीं दिखाया गया? क्यों उनको कुछ चीजें नहीं, क्योंकि लैपटॉप में इसमें उससे दिखा दी गई? सवाल ये नहीं, ये तो पुलिस का पुराना धंधा है, और इस धंधे इसको यह सरकार और प्रमोट कर रही है, कोई पूछता ही नहीं है। यह काम पुलिस का है क्या? किसी नागरिकों के बारे में पूछताछ करना ये पुलिस का काम है। ये पुलिस का काम तो ये जिम्मेदारी नहीं दी कि उनका मैंडेट तो नहीं है, कोई संज्ञान ले रहा है इसको, क्योंकि पुलिस के दबाव में ही इस तरह की गतिविधियों को चलाना है। और जो बात आप कर रहे हैं कि इंदौर में जहरीला पानी पीने से लोगों की मौत हो गई, वहां का प्रशासन स्वीकार कर रहा है कि 200 से अधिक लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लोकहित के काम, जन स्वास्थ्य के काम कब प्राथमिकता में थे? यह सरकार कब बताती है कि हमने लोकहित के इतने काम कर दिए? वो बताती है कि हमने मंदिर का कॉरिडोर बना दिया, वो ये बताती है कि फला मंदिर का पुनरुद्धार कर दिया, वो कहती है कि जितने पोस्टर बैनर हैं उनको गेरुआ केसरिया रंग से रंग दिया जाए। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है कि अयोध्या के मंदिर पे पहले ध्वजारोहण हो जाए, मंदिर का निर्माण समय से पूरा हो जाए। आप कब सुनते हैं इस बात को? जो उमा भारती जी गवर्नेंस के इस मुद्दे पर इतनी गंभीर हैं, कितने महीनों बीजेपी इनको शासन में रहने दी थी? कितने महीने मुख्यमंत्री रह पाई थी? हटा दी गई, और आज तक फिर इनका पुनर्वास नहीं हो पाया, नई पार्टी बनाने के लिए मजबूर हो गई। किसने सुना? जब जिसने किसी भी व्यक्ति ने, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति गवर्नेंस की बात कर रहा है क्या? चाहे आप दूषित पानी से, आप इस देश का कौन सा ऐसा शहर है जहां पानी बिक नहीं रहा? जो जल आपूर्ति की सामान्य सुविधाएं होती हैं वह बहुत मजबूती के साथ प्रभावी है। कोई ऐसा शहर का नाम बता दीजिए। गांव में पानी बिक रहा है और पानी बेचने के धंधे बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। इस सरकार में यह प्रक्रिया और तेज हो गई, और ये जो पानी बेचने वाले वेंडर्स हैं, इनके कारण से भी जहां जहां इनके कारखाने लगे हुए हैं, पानी जमीन के नीचे का जो जलस्तर है लगातार नीचे चलता चला जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं, चल रहा है। और आप सोचिए कि इंदौर शहर में, जिस इंदौर शहर में यह दुर्घटना घटी, वहां इसको आप बाकायदे सफाई का जो आपका राष्ट्रीय सर्वेक्षण होता था, उसके आधार पर 8 सालों तक आप इसको पुरस्कृत करते रहे। वो कौन सा सर्वेक्षण है? उस सर्वेक्षण का आधार क्या था? क्या लोगों को सर्वेक्षण करने वालों को ये नहीं दिख रहा था कि वहां पानी की आपूर्ति की व्यवस्था कैसी है?
किस तरह का पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। इस तरह की जो शिकायतें आ रही थी, उन शिकायतों को दूर करने के लिए कौन से प्रयास किए गए? ये पूरी की पूरी सरकार एकदम असंवेदनशील है। आम आदमी की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। यह कारपोरेट का हित चिंतन करने वाली सरकार है, बड़े पूंजीपतियों का हित चिंतन करने वाली सरकार है। गवर्नेंस से इसको कोई मतलब नहीं। अच्छा, इसको लगता भी है कि अगर आप, यही विजय वर्गीय साहब है ना, जिनके बेटे ने नगर निगम के अधिकारी के बैट से पिटाई की थी इसी शहर में, चुन करके विधायक भी हो गए। विजय वर्गीय साहब लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं वहां, पूरे इंदौर पर बीजेपी का कब्जा है। तो आखिर जब इन तमाम चीजों की असफलताओं के बावजूद बीजेपी को राजनीतिक सफलता मिलती चली जा रही है, तो ठीक है, चलता रहेगा। ये विजय वर्गीय साहब के पुराने बयान आप याद कर लीजिए, किस तरह की भाषा पत्रकारों के साथ प्रयोग करते रहे हैं, किस तरह की धमकियां देते रहे हैं। ये कोई पहली घटना थोड़ा है जो उन्होंने अनुराग द्वारी के साथ किया। जब भी, चाहे पश्चिम बंगाल में इनको जब जिम्मेदारी दी गई हो, चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हो, आज तो मंत्री ही हैं, यही इनकी शब्दावली रही है। धमकी भरे अंदाज रहे हैं, तिरस्कार भरे इनकी शैली रही है, और चल रहा है बाकायदे। सरकार कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि इनको लगता है कि इसके या उनकी राजनीति को प्रभावित करने वाले कारण ही नहीं है। ये अपनी राजनीति को चलाए जा रहे हैं, और लोग उसके पीछे लोग भी लगे हुए हैं। उत्तराखंड की जो घटना, उत्तराखंड के लोगों ने जो प्रतिकार किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। अंकिता भंडारी का मसला हो, चाहे बिहार की एक अन्य महिला के साथ की घटना हो, उसमें जिस तरह की नाराजगी उत्तराखंड के लोगों ने व्यक्त की और लगातार व्यक्त कर रहे हैं, यह एक बदला हुआ राजनीतिक माहौल है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। भारतीय जनता, आप सोचिए कि जो धामी साहब ने त्रिपुरा के उस लड़के के पिताजी से बात करने की कोशिश की, जिस शैली में उन्होंने बात की और बाकायदे उसका वीडियो वायरल किया, ये संवेदनशीलता है क्या? किसी के दुख में शामिल होने का ये तरीका है, उसके दुख को कम करने की एक कोशिश है। पीड़ितों, जो आरोपी हैं, उनको दंडित करने का ये तरीका है। आप ये कह रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी था वो नेपाल का नागरिक था, नेपाल भाग गया है, लेकिन हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अरे कैसे भाग गया? आप उसको भागने कैसे दिए? ये कोई घटना तो ऐसी नहीं थी ना, दिन दहाड़े हुई थी सबके सामने, क्यों निकल गया हो? और आप उसको एक्सक्यूज बना रहे हैं, और आज तक आपने कौन सी कार्रवाई की? ये एक बहुत ही गैर संवेदनशील तंत्र चल रहा है इस समय, और जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां इस तरह का ही आपको तंत्र दिखाई पड़ेगा। क्या जो पिछले साल कुंभ में जो लोग की मौत हुई थी, उनकी संख्या आपको पता है? आप कर सकते हैं कितने लोगों की मृत्यु हुई? सरकार तो 30 बताती है। सरकार तो 30 बताई 2 दिन 24 घंटे बाद। आप सोचिए, आप 24 घंटे के बाद, और 30 की संख्या आगे नहीं घटी, पीछे भी नहीं घटी। नहीं, वो बिल्कुल फिक्स है 30। घायलों की संख्या के बारे में आज तक कोई बात नहीं हुई। पहली बार, मतलब मेरी जानकारी में तो नहीं है कि जो राहत दी जाती है वो नगद पैसा दिया गया। एक तरफ आप डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, लोगों के खाते खोल रहे हैं कि लोगों के खातों में सीधा पैसा भेजा जाएगा, बीच में कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो लोग प्रभावित लोग हैं, उनके घरों पर जाकर के पुलिस सीधे नगद पैसा दे रही है। तो एक ऐसा तंत्र विकसित करने की कोशिश की गई है जिससे सरकार के ऊपर, सरकार को बचाने के सभी प्रयास किए जाते रहे, कोई उंगली न उठने पाए। एक ऐसा तंत्र बन गया है, एक ऐसा माहौल बन गया है जिससे कि सभी त्रस्त है। आप इंदौर की घटना के लिए क्या कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? अभी तक कोई बात कर रहा है कि कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये क्यों होता? पानी कोई ऐसी चीज नहीं है ना, पानी की आपूर्ति ऐसी चीज जो अचानक हो जाए, वो उसके बारे में बाकायदे लोग शिकायत है, और शिकायत किए हैं भी है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि खराब दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर के इंदौर में लोगों ने अधिकारियों से शिकायत भी की, किसी ने कान नहीं दिया, कोई देखने नहीं गया। और ट्रिपल इंजन की सरकार वहां पे है, एक चौथा इंजन अगर आप स्थानीय पार्षदों को मान लीजिए तो भी है, नगर निगम तो उनके कब्जे में है ही है। तो एक, चाहे वो मशीन का मसला हो, मशीन आप
सोचिए ना कि मशीन तो बात की चीज है, पुलिस का उपयोग कैसे किया जा सकता है? नागरिकों को चिन्हित करने के लिए पुलिस क्यों जाएगी भाई? पुलिस तो सहायक हो सकती है, मान लीजिए जो लोग इस सर्वे में लगे हों उनके साथ खड़ी हो सकती है सुरक्षा के लिए, खुद जाकर कैसे पूछताछ कर सकती है? लेकिन किया, दिल्ली में सफलतापूर्वक कर लिया। आप याद कीजिए कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जाकर के दिल्ली पुलिस कैसे पूछ रही थी लोगों को, कैसे लोगों को ऐसा निकाला गया। आप संवेदनहीनता की पराकाष्ठा सोचिए कि गर्भवती महिला को भेज दिया गया बांग्लादेश, सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से आपको बुलाना पड़ा। पर आप किसी को भी, निश्चित रूप से हम और आप या इस देश का कोई भी नागरिक किसी भी गैर नागरिक को इस देश में रहने की इजाजत नहीं देता, हम उसके समर्थन में नहीं, लेकिन पहले प्रमाणित तो हो कि वो व्यक्ति नागरिक नहीं है, उसकी एक प्रॉपर तरीका तो हो यह सुनिश्चित करने का। जिसका मन होगा आप उसको कह देंगे कि नहीं आप नागरिक नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, ट्रिब्यूनल में कोई बुलाता नहीं है। आप मशीन लगा, वो देख रहे हैं, पुलिस भी तो देख रही है कि जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं वो किस तरह का बयान दे रहे हैं, पुलिस के साथ से चल पड़ी। आप जो बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, आप मॉब लिंचिंग की किसी भी घटना को लेकर के देश के किसी कोने में जहां भारतीय जनता पार्टी शासन में है, कोई कार्रवाई होते हुए आपने देखा? इखलाक के मामले में सरकार, यही उत्तर प्रदेश की सरकार, उन मुकदमे को वापस लेने की बात कर रही है अदालत में कि मुकदमे वापस लिया जाना चाहिए, और यह मुकदमा वापस ले लिया जाएगा तो सांप्रदायिक सद्भाव बनेगा। उसमें एक तर्क है जो अदालत में अनुरोध पत्र दाखिल किया गया। जब सरकार इस प्रवृत्ति की होगी, इस दृष्टिकोण की होगी, तो भीड़ के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर आप मॉब लिंचिंग की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़ते, देश के किसी कोने में कोई व्यक्ति कोई भीड़ किसी के ऊपर हमला नहीं करेगी, सबको लगेगा कि कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। आप पिछले दिनों जितनी घटनाएं हुई हैं, आप किसी मामले में बता दीजिए कि कोई कार्रवाई हो, किसी की पहचान की गई हो, उनको दंडित किया गया हो, उनके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई की गई हो। क्यों? अब जब ये किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही तो छत्तीसगढ़ में भी यही हो गया। छत्तीसगढ़ का तंत्र उनके साथ है। आप उस घटना के बाद भी क्या अभी तक कोई बयान आया क्या कि कौन लोग हैं और उनकी पहचान की जा रही है या नहीं पहचान की जा रही है? जी, लगभग देश के लगभग सभी जिलों में अरबों रुपए खर्च करके आपने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए हैं। आप कहते हैं कि जगह जगह कैमरे लगे हैं, आप उसको आधुनिकतम सुरक्षा व्यवस्था का नाम देते हैं, आप पहचान नहीं कर सकते। ये बड़े सवाल हैं। दरअसल ये संवेदनशीलता की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से करना बहुत बेमानी है। बिल्कुल बेमानी इसलिए भी है कि इनके गवर्नेंस में आम आदमी प्राथमिकताओं में नहीं है, और जब तक आम आदमी आपकी प्राथमिकता में नहीं रहेगा, आपका तंत्र संवेदनशील नहीं हो सकता। जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, आप कैसे देखते हैं कई अलग अलग राज्यों में जहां जहां भाजपा की सरकार, अभी याद कीजिए कि 25 तारीख को उन्हीं राज्यों में चर्च में या जहां क्रिसमस मनाने के लिए किसी मॉल में तोड़फोड़ की गई, कहीं हनुमान चालीसा पढ़ा गया, कहीं कुछ और यहाँ दिल्ली में भाजपा की सरकार बैठी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय प्रार्थना सभा में प्रार्थना कर रहे थे जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन पर। लेकिन ये भी एक अभी उदाहरण दे रहा हूं और इस पे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह वही हाल, सब तरफ वही हाल। और ये तस्वीर तो और भी हास्यास्पद है, ये जो हमारे आपके बीच है। जी, ये सुनील जी से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी के पास के सामने आम आदमी की प्राथमिकता है ही नहीं। एक अभिमान है, घमंड है कि हम तो हिंदू मुसलमान करके जीत जाते हैं, उसके बाद दुनिया जाए भाड़ में। ये जो घमंड है, और साथ में मीडिया जेब में है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, और आप देखिए कि अभी प्रेम कुमार जी तमाम एग्जाम्पल दे रहे थे, उस इलाके का नाम सोचिए क्या है, भागीरथपुरा, भागीरथ गंगा जो गंगा को लेकर आए थे जी। तो नाम बदलने में बीजेपी की बड़ी दिलचस्पी रहती है, लेकिन नाम से कुछ होता नहीं है, काम से होता है जो कुछ होता है। आप भागीरथपुरा में भी
पानी अपने आप साफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका नाम भागीरथ है। आपको ध्यान देना होगा। और कब से मामला चल रहा है। और आप देखिए कि कल वो पत्रकार ने सवाल पूछा अनुराग तिवारी ने, उसके बाद हाई कोर्ट भी आ गया, उसके बाद NHRC भी आ गया, सब हो गया। लेकिन आप बताइए कि पिछले 24 घंटे में जब से ये मामला मीडिया में आया और कल हम लोग न्यूज पॉइंट भी किया, कार्रवाई क्या हुई? कितने सीबे हुए, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बेसिकली यही एरोगेंस है। आप सोच सकते हैं कि किसी और सरकार में, किसी और पार्टी की सरकार में ऐसा हो सकता था? अब तक तो इस्तीफे हो जाते। कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा हो जाता। इस्तीफा नहीं होता तो कम से कम पार्टी अध्यक्ष या कोई जिम्मेदार अधिकारी उनको बुला के जवाब तलब करता कि आपने कैसे बात की पत्रकार से। किसी सरकार में, तमिलनाडु की सरकार हो, केरल की सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, तेलंगाना की सरकार हो, कहीं भी ऐसा हो जाए, वो सरकारें उनकी पार्टियां हरकत में आती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पास चुनाव जीतने का कोई और जरिया नहीं है। अपने काम के बल पर उनको चुनाव जीतना है। उनके पास कोई धर्म या जाति के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते। ये बीजेपी का घमंड है। लेकिन जो कल से शुरुआत हुई है 2026 की, और आज दूसरा दिन है, और इस तरीके की खबरें चारों तरफ से आ रही हैं, तो ये शुरुआत तो देखिए बहुत आगे तक जाएगी। और कुल मिला के ये है कि पिछले चाहे 2 बार सरकारें आई हों, 3 बार सरकारें आई हों, चाहे केंद्र की सरकार हो, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन सिस्टम पिछली सरकारों का ही है जो चल रहा है। इन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया। वो देश उसी सिस्टम पे चल रहा है। इन्होंने केवल प्रचार किया है। अब आप देखिए ना कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, ये प्रचार का हिस्सा है। और हकीकत हमारे सामने है कि 10 लोगों की मौत है, 200 से ऊपर अस्पताल में, न जाने कितने बीमार हैं। तो ये PR जो है, ये बहुत महंगा पड़ रहा है देश की जनता को भी। जान गंवानी पड़ रही है। राहुल गांधी ने ठीक कहा है अपने ट्वीट में कि ये जीवन के संवैधानिक अधिकार की हत्या है। और बिल्कुल सही कहा है जी, क्योंकि संवेदनशीलता है ही नहीं। दूसरी बात, जो पुलिस वाले उत्तर प्रदेश में नागरिकता की जांच कर रहे हैं तथाकथित मशीन लेकर, डॉक्टर राकेश पाठक ने उनके नोबेल पुरस्कार की भी सिफारिश कर दी है। आप देखिए कि ये पुलिस वाले किस हैसियत से वहां पे हैं। मतलब आपने एक वर्दी पहन ली और बिल्ला लगा लिया तो आप कहीं भी चले जाओगे, कुछ भी करोगे, कानून मर्यादा कुछ आपके आड़े नहीं आएगी। क्या अधिकार है पुलिस वाले को? पुलिस वाले के ऊपर भी ट्रेसपास का लगता है। ये क्या BLO हैं? ये चुनाव अधिकारी हैं? ये कौन है? ये क्या ये जो लोग हैं जिनके पास यहाँ ये अपराधी लोग हैं? पुलिस का यहाँ क्या काम है? मशीन है या नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन पुलिस का काम नागरिकता की जांच करना नहीं है जब तक कि कोई उनको जांच ना कर रहे हो किसी मामले की। ऐसे रैंडम आप किसी के घर, हमारे आपके घर, किसी नागरिक के घर नहीं घुस जाएंगे क्योंकि आपने वर्दी पहनी हुई है। ये केवल और केवल बीजेपी शासन में ही ये संभव है कि पुलिस वाले अपने आप को वो समझ रहे हैं कि वो कानून से ऊपर है। कौन सा कानून आपको इजाजत देता है कि किसी की जाके किसी महिला को जाके कहोगे कि जिनके वो लगाओ, मशीन लगाओ? महिला पुलिस भी नहीं इनके साथ। आप देखिए किस हैसियत से वहां पे ये है, कोई पूछने वाला भी नहीं है इनसे। और आखिर में जो चुनाव आयोग ने किया है काम, सर्वे करा के, गजब का काम है। खुद ही सर्वे करा लिया। जो सर्वे करने वाली एजेंसी है उसके
करता धरता जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं। सर्वे मई जून में कराया, राहुल गांधी ने अगस्त में जाके खुलासा किया है वोट चोरी का, और सर्वे में बता दिया गया कि ईवीएम पे विश्वास है लोगों का। ये तो इतना अव्वल दर्जे का फ्रॉड है ये। इससे बड़ा जालसाजी क्या होगी। और अब इससे ये साबित हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार को अब केवल बीजेपी के दफ्तर में जाकर वो बीजेपी का फटका पहनने का एक औपचारिकता रह गई है। आप राहुल गांधी के खिलाफ सर्वे करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सर्वे कमीशन किया है। अब ये भी खुलासा होना चाहिए कि कौन सा फंड इस्तेमाल हुआ, किसने इसको कमीशन किया सर्वे। क्या इलेक्शन कमीशन सर्वे भी कराता है? ये हमको पहली बार हम देख रहे हैं कैसा हो रहा है कि खबरें तो यही आई कि इलेक्शन कमीशन ने कमीशन किया है सर्वे। इलेक्शन कमीशन सर्वे भी कराता है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। SIR पहली बार करा रहे, सर्वे भी करा रहे हैं। तो ये कुल मिला के राजीव जी ये की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है नए साल की, और लोगों की जाने जा रही हैं। लोगों को भी अब सोचना चाहिए कि आप अगर धर्म के नाम पर वोट दोगे, आप मुसलमान की नफरत के आधार पर वोट दोगे, तो आपको ये जहर वाला पानी पीना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं, इंदौर की बात हो चाहे इधर गाजियाबाद की बात हो? राजीव जी, मुझे लगता है कि इंदौर के साथ साथ गाजियाबाद पे भी चर्चा खूब होनी चाहिए। और गाजियाबाद में जो मशीनें दिखाई जा रही हैं, इसको सिर्फ मतलब उपहास में नहीं उड़ा देना चाहिए। ये हो सकता है गंभीर कोई इस तरह की मशीन आ भी गई है। क्योंकि आपको याद होगा कि अमित शाह जी सदन में खड़े होकर एक बिल पेश कर रहे थे, बता रहे थे कि वो जांघों के नमूने लिए जाने हैं, आंखों के नमूने लिए जाने हैं, सब कुछ नमूने लिए जाने हैं, और वो सब स्टोर रहेंगे। ये एक बिल पेश कर रहे थे, उसको लेकर था वो। और राजीव जी, ये जो आधार कार्ड बने हैं, आधार के जरिए जो आपकी पुतलियां और ये सब जो ली गई हैं, तो इस पे तो पहले आधार को लेकर पहले भी आरोप लगते रहे कि ये जनसंहार का एक अस्त्र है, और इसी के जरिए जो है वो बड़ी आबादी को मिटाने की कोशिशें होंगी। मतलब ये सब जो है रासायनिक हथियार की तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे क्या, इसको लेकर चिंताएं पहले भी व्यक्त की जाती रही हैं। तो क्या वास्तव में इस तरह की कोई मशीन आ गई है जो देश को नहीं मालूम है, और इन अधिकारी जो है, पुलिस के अधिकारी, इनके पास पहुंच गई है? ये भी राजीव जी हो सकता है। मतलब एक शंका जो है वो पैदा होती है, अगर इस तरह की चीज वास्तव में कुछ है, मशीन लगा के जांच किया है। मशीन से ये तो मालूम नहीं पड़ेगा कि आदमी बांग्लादेश का ही कहाँ का है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका DNA क्या है, गुणसूत्र क्या है, ये सारी चीजें तो पता चल सकती हैं। तो क्या इसके जरिए कोई खेल हो रहा है, वास्तव में हो रहा है? इस पे राजीव जी मुझे लगता है देश में चिंताएं बढ़नी चाहिए, क्योंकि आधार को लेकर और खासतौर से बायोमेट्रिक पहचान, इसको लेकर पहले भी बहुत शंकाएं उठती रही हैं कि इसके पीछे कुछ हो सकता है। तो ये एक बड़ा मसला हो सकता है। बाकी राजीव जी, अब ये जिस तरीके से किया जा रहा है, अब जस्टिस गवई जो थे, जो CGI थे, जब उन्होंने बुलडोजर को लेकर बहुत सख्त फैसला दिया था, और उसके बाद फिर मालूम पड़ा कि वो एक कार्यक्रम में मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और बता रहे थे कि इनका कानून का राज बहुत अच्छा है। तो अब राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट इसका भी संज्ञान नहीं लेगा, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे CGI जो है वो SIR पर जो बहस चल रही थी उसमें कह चुके थे कि अखबार में कुछ छप जाएगा तो उस पर हम कोई नोटिस थोड़ी कर देंगे। तो अब ये अखबार में या चैनल्स पर या हमारे YouTube चैनल्स पर अगर इस तरह की विजुअल्स आ रहे हैं, तो इसको संज्ञान लेने की सुप्रीम कोर्ट को कोई आवश्यकता नहीं है। भाई, जब तक अब ये पूछा जाना चाहिए कि अगर पुलिस इस तरीके से लोगों के घरों में घुस रही है, तो आखिर क्या इनके पास कोई सर्च वारंट है जिस सर्च वारंट को लेकर ये घुसे? क्या पुलिस को इस तरीके का अधिकार है कहीं भी घुस जाने का, किसी के घर में जाकर करने का? तो अगर इसका भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, तो किसी दिन पुलिस भी सुप्रीम कोर्ट में भी घुस जाएगी इस तरीके से। कुछ भी हो सकता है फिर तो। अगर पुलिस राज ही आना है इस तरीके से, और पुलिस को ही सारी चीजें तय करनी है, कल को जज साहब की भी तय करने लग जाएगी फिर, अगर आम आदमी की तय कर रही है। मुझे लगता है कि इस मामले का सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ये किस तरीके के मूव चल रहे हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी इससे जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है राजीव जी। अब जो इंदौर का मसला है राजीव जी, वहां तो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कहा जाए कि निर्दयता और क्रूरता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की निकलकर सामने आ रही है। अब वहां उनका आपसी झगड़ा है, उसकी वजह से है
या प्रशासन वहाँ जो है वो नहीं सुन रहा था। अगर प्रशासन नहीं सुन रहा था तो ये डबल ट्रिपल इंजन की सरकारों में प्रशासन इतना, राजीव जी, बेकाबू कैसे हो गया कि वहाँ बात ही नहीं सुन रहा है, महापौर की बात नहीं सुन रहा है, वहाँ मंत्री हैं उनकी बात नहीं सुन रहा है। अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है तो ये सरकार बनी हुई क्यों है भाई? कहा तो ये गया था मोदी जी की तरफ से कि मिनिमम क्या गवर्नमेंट और मैक्सिमम क्या गवर्नेंस, कुछ इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल की गई थी। तो ये कौन सी मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम जो है वो गवर्नेंस दिखाई पड़ रही है, बताया जाए। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए मोदी जी से। और राजीव जी, मोदी जी तो ड्रोन लेकर देख लेते हैं सब जगह कहाँ क्या चल रहा है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है वो भी देख लेते हैं, पुल बन रहा है वो भी देख लेते हैं। तो मोदी जी का ड्रोन जो था ये क्यों नहीं देख पाया कि वहाँ जो गंदा पानी पिलाया जा रहा है, लोगों की जान जा रही है गंदे पानी से। तो मोदी जी का ड्रोन जो है क्या उनके मतलब की चीजें देख पाता है, बाकी सब नहीं देख पाता है? तो ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि कहा जाए कि सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम फेल हो गया। अरे सिस्टम तो फेल हो ही जाएगा, जब मोदी जी का बनाया हुआ सिस्टम है तो फेल तो होना ही है। मोदी जी फेल हो रहे हैं, सिस्टम भी फेल हो रहा है। मोदी जी ठीक होते हैं तो सिस्टम भी ठीक रहता है। भाई पर्ची के मुख्यमंत्री जब निकलेंगे तो सिस्टम ऐसा ही बनेगा। मालूम है कि पर्ची से निकले हैं, पर्ची किसी दूसरे की निकल आएगी तो वो बन जाएगा, तो कोई आदमी काम क्यों करेगा? जब राजीव जी पर्चियां निकलनी हो, पर्चियों से ही जब तय होना है कि कौन मंत्री बनेगा और कौन विधायक बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो पर्चियां हैं, पर्चियां में जिसका भाग्य होगा वो बन जाएगा। तो काम करने की आवश्यकता तो किसी को है नहीं। काम करने की आवश्यकता तब होती है जब जनता के बीच जाना पड़े, जनता के सवालों के जवाब देने पड़े। तो इसी सब निश्चिंत है, तो सिस्टम तो फेल होगा ही। अगर सिस्टम फेल हो रहा है तो सिस्टम फेल होने की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस्तीफा किसका होगा? हालांकि कोई नहीं लेगा। अभी हम लोगों के बीच में राजीव जो विजुअल चल रहा है, ये यूथ कांग्रेस ने वहां जो है उनको डुबोया है पानी में, अपने विजय वर्गीय साहब को, घंटा वाले बाबा को। तो अब ये डूबे या ना डूबे राजीव जी, तो बहुत ज्यादा पानी दिख रहा है। काम तो ऐसा था कि चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए था, ये पानी बहुत ज्यादा ले लिया इन कांग्रेसियों ने। तो जो बात कही थी उन्होंने, तो उसके लिए चुल्लू भर पानी काफी था डूबने के लिए, तो इतना भारी जल के बीच ले आकर जाने की आवश्यकता क्या थी? बहरहाल राजीव जी, मंत्री जी चाहे कुछ करें, कुछ भी बोलें, सरकार को निश्चित तौर पर चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। अगर उसके रहते हुए नागरिकों को शुद्ध पानी भी नहीं मिल सकता और उसकी जान जाने पर आप हाईकोर्ट में जाकर भी मिथ्या वाचन कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब ही जाना चाहिए। इस मसले पे अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भी शब्द, एक भी कमेंट नहीं आया है, एक भी कमेंट नहीं आया। नरेंद्र मोदी हैं भाई देश में, चलो 4 लोग ही, आपके ही आंकड़े, मान लिया 4 ही मरे, मान लिया। हालांकि अभी तमाम जगहों से ये खबरें और बिल्कुल कहाँ किसकी मौत हुई है सारे आंकड़े हैं मीडिया में, उसके बाद भी मान लिया। और खुद कहा जा रहा था कल की 13 लोग, फिर 15 लोग हैं और 3000 से ज़्यादा अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। चलिए मान लिया 4 ही, तो क्या नरेंद्र मोदी को इस पर संवेदना व्यक्त नहीं करनी चाहिए थी? उनकी सरकार है वहाँ पे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, समय कम है, थोड़ा 20 मिनट का समय है और आप पांचों महानुभावों के पास आना है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, इन तमाम घटनाक्रमों का कितना असर पड़ते हुए आप देखते हैं आगामी 5 राज्यों के चुनाव पे, जिसमें सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला है, आप जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल। असम में ऑलरेडी 8,000 रुपये की घोषणा हो गई। बिहू से पहले हम दे देंगे पैसा ताकि बहनें जो हैं वो बिहू अच्छे से मना पाएँ असम में। अभी तक बिहू को लेकर कोई चिंता नहीं थी, इस बार चुनाव है तो अभी से घोषणा हो गई। बिहू कब आता है आप जानते हैं अच्छे से, तो इसलिए ये सारी चीज़ें पहले से वहाँ तैयारियां हो रही हैं। असम है, पश्चिम बंगाल है, उधर तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, इन 5 राज्यों में चुनाव है। और इन जो डबल इंजन की सरकारों वाले जो राज्य हैं, उन राज्यों के हालात आप देख रहे हैं। ऐसे में वोटर्स, चुनाव आयोग, SIR और अब तो घुसपैठिया खोजने वाली मशीन आ गई है। ये मशीन नागरिकता वाली थोड़ी है, वो आप देखिए, केयर कीजिए, गौर कीजिए शब्दों पे। कह रहे हैं तुम बांग्लादेशी हो, इसका मतलब आप ये नहीं कह रहे तुम भारत के नागरिक हो या नहीं हो, बांग्लादेशी हो, मतलब घुसपैठिया खोज रहे हो। और घुसपैठिया का मतलब बांग्लादेशी समझते हो आप। अभी तक आपने बिहार में कितने घुसपैठिए खोज लिए? आपने पूरा चुनाव झारखंड का लड़ लिया घुसपैठिए पे ही। कितने घुसपैठिए झारखंड में मिल गए आपको? नहीं बताया। और उसके बाद वहां आप सरकार भी नहीं बना पाए।
तो जहां आपकी सरकार नहीं है वहां आप ढंग से वोट चोरी नहीं कर पाते हैं। यह भी अभी तक का ट्रेंड है। डॉक्टर साहब, देखिए, बहुत संक्षेप में सारे मुद्दों को समेटते हैं। भागीरथपुरा की बात पहले कर लेते हैं। प्रशांत जी ने कहा तो मैं विनम्रता से याद दिला दूं, कल जो डीवी लाइव पर हमारा स्पेशल शो लगा है उसमें हमने ये बात कही है कि भगवान भगीरथ जो गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए थे, उनके नाम की बस्ती है और वहां साफ पानी के अभाव में लोग बंद हैं। आपने हाई कोर्ट का जिक्र किया था डॉक्टर साहब, तो उसका संक्षेप में विवरण ये है कि इंदौर में जो हाई कोर्ट की बेंच है वहां बार एसोसिएशन ने इसको लेकर एक जनहित याचिका लगाई। बुधवार को